वेलकम एवरीवन, मैं हूँ प्रतीक्षा। गाइस, आप लोगों के मन में क्या चल रहा है, ये सारी बातों को तो हम इनसाइड कह सकते हैं, लेकिन वो बातें आपके बाहर कैसे आती है, वो सारी चीजें आपके अंदर के इमोशंस कंट्रोल करते हैं। तो इन सब चीजों को हम इनसाइड आउट कह सकते हैं। 2015 में इनसाइड आउट का फर्स्ट पार्ट आया था और उसके बाद पिक्सर के थ्रू इतने सालों बाद यानी कि 2024 में इसका सेकेंड पार्ट आया है। इनसाइड आउट 2 ये जो अभी जस्ट पार्ट आया है, इसने बहुत ही गजब वाली कमाई करी है। पिक्सर का एक बहुत सक्सेसफुल प्रोडक्ट बन के निकला है। कई सारी जगहों पे इसने हाईएस्ट रैंकिंग करी है। जितने भी क्रिटिक्स हैं उनकी तरफ से भी बहुत अच्छा खासा पॉजिटिव रिस्पॉन्स है इस मूवी को। तो पिक्सर की ये वन ऑफ सक्सेसफुल मूवीज में से एक बन चुकी है। इनसाइड आउट का अगर फर्स्ट पार्ट गाइस आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसे आप एक बार जरूर चेकआउट करिएगा। वो भी बहुत अच्छी मूवी है, बहुत इंटरेस्टिंग मूवी है। पिक्सर हालांकि जो भी स्टोरीज लाता है बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज ही लाता है। तो उसी स्टोरी को कंटिन्यू करते हुए एक राइली नाम की लड़की के आगे के इमोशंस बताए गए हैं। जैसे कि हमने लास्ट मूवी में देखा था कि राइली 13 से पहले की थी, यानी कि वो एक टीनेजर नहीं थी। बचपन से लेके 13 होने तक का उसका जो भी सफर था, उसके लाइफ में तब तक 5 इमोशंस ने सब कुछ उसे संभाल रखा था, जिसका नाम जॉय, सैडनेस, एंगर, फियर और डिस्गस्ट था। फर्स्ट मूवी में हमने देखा था कि राइली की पूरी लाइफ को जॉय बहुत ज्यादा कंट्रोल करती थी, लेकिन उसके बाद में आखिर आते आते तक जॉय को समझ में आ गया था कि ये 5 इमोशंस मिलके ही राइली को अच्छी तरीके से संभाल सकते हैं। तो इस मूवी की स्टार्टिंग यही से होती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि अब राइली अपने सारे काम बहुत अच्छी तरीके से करती है। फिर उसके लाइफ में कुछ अच्छी मेमोरीज हो या बुरी मेमोरीज हो, जॉय अब अकेले कंट्रोल पैनल को कंट्रोल नहीं करती है, बल्कि सारे इमोशंस मिलके सही टाइम पे चीजों को कंट्रोल करते हैं। फिर चाहे गेम के अंदर एंगर दिखाना हो तो एंगर इमोशन, या फिर कभी सैड हो जाना हो तो सैडनेस का आगे आना, फैमिली के साथ कभी कोई चीज डिस्कस करनी हो या और भी कुछ भी चीज हो। पढ़ाई में भी वो बहुत अच्छी थी, अच्छे मार्क्स लाती थी और साथ ही में अब तक जो भी उसके बड़े बड़े से आइलैंड बने हुए थे, यानी कि फैमिली, फ्रेंडशिप, गेम्स, इन सब के आइलैंड भी अभी तक भी जॉय ने बनवा के रखे थे। कि राइली एक बहुत अच्छी लड़की है, ऑनेस्ट लड़की है, कभी किसी से कुछ गलत बात नहीं करती है, उसकी बहुत अच्छे फ्रेंड्स है और इन्हीं सब से मिलके राइली के इमोशंस ने एक ट्री बनाया था जो कि राइली को बनाती है। ये एक ब्लू कलर का ट्री था जिसमें कई सारे इमोशंस थे, राइली की वो सारी अच्छी यादें जो कि उसके इमोशंस कंट्रोल करते थे। अब राइली के अंदर के जो इमोशंस थे वो कभी कभार राइली को भी अपने आप पे कंट्रोल करने देते थे। जैसे कि राइली अगर गेम प्ले कर रही है तो वो पीछे हट जाते थे और बस देखा करते थे कि अब राइली करने क्या वाली है। राइली गेम जीत जाती है, जिसके अंदर उसकी एक अच्छी मेमोरी का बेस बन जाता है। हम देखते हैं कि राइली को हॉकी खेलना बहुत ज्यादा पसंद था और आज इनका मैच देखने के लिए एक बहुत बड़ी कोच आई थी जो कि आगे के इवेंट के लिए बच्चों को चूज किया करती थी। राइली का इतना अच्छा गेम देखकर उस कोच ने राइली और उसकी फ्रेंड्स को उस इवेंट में आने के लिए कहा, जिसकी कोचिंग वो खुद देने वाली थी और उसके लिए एक समर कैंप के अंदर जाना था। राइली के सारे इमोशंस बहुत खुश हो जाते हैं। इसी के कारण वो सोचते हैं कि शायद राइली के हमेशा अच्छे इमोशंस को उसके पास होना चाहिए। शाम को राइली बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी, डरी हुई थी, जहाँ पे उसके पेरेंट्स उसे समझाते हैं कि तुम्हारे साथ जो भी होगा बहुत अच्छा होगा, तुम नई जगह पे जाओगी, नई नई चीजें सीखोगी। यहाँ पे भी जॉय थोड़ा सा ओवरटेक कर लेती है और इन चीजों को भी अच्छे से ही फील करती है। और रात होने पे जब राइली सो जाती है तो सारे इमोशंस मिलके यही सोचते हैं कि उसकी जो भी बुरी मेमोरीज है, जैसे कि राइली को कभी कोई रेड फ्लैग मिला हो, रेड कार्ड मिला हो या कभी वो एम्बैरेस हुई हो, तो इन सारी मेमोरीज को उसके दिमाग के बिल्कुल कोर के पीछे डाल दिया जाए ताकि राइली उन मेमोरीज को कभी याद ही ना कर सके। जैसे कि फर्स्ट मूवी में हमने देखा था कि राइली की कुछ कोर मेमोरीज थी, तो वैसे इस बार इस मूवी में हमने देखा है कि यहाँ पे राइली के लिए एक अलग सी जगह बनाई गई है, क्योंकि अब उसकी मेमोरीज बढ़ती जा रही है। तो हर एक मेंबर उस सुंदर सी जगह पे जाकर आया था, लेकिन अभी तक भी सैडनेस को उस जगह पे नहीं भेजा गया था, क्योंकि हमें पता है कि सैडनेस अगर किसी भी मेमोरी को टच कर लेती है तो वो मेमोरी एक सैड मेमोरी में बदल जाती है। लेकिन इस बार जॉय अपना हाथ पकड़ के सैडनेस को उसी सुंदर सी जगह पे लेके जाती है जहाँ पे राइली का ट्री बनाया गया था। अब सैडनेस उस जगह को पहली बार अपनी आंखों से देखती है। ये एक तरह की पानी वाली जगह पे है जहाँ पे सारी राइली की छोटी छोटी मेमोरी बन के निकलती है और यही स्ट्रिंग ऊपर तक जाती है जो कि राइली के ट्री को बनाता है, जो कि ओरिजिनल राइली है, जिसके अंदर राइली की सारी अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई थी। इस रात जब सारे इमोशन सो रहे थे तभी एकदम से राइली का अलार्म बजना शुरू हो जाता है। ये एक इमरजेंसी अलार्म था। सारे के सारे इमोशंस उठ जाते हैं, इन्हें समझ में नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है। तभी पता चलता है कि मेंटेनेंस वाले आ गए हैं और इस पूरी जगह को तोड़ने फोड़ने लग जाते हैं, पूरे कंट्रोल पैनल को चेंज कर देते हैं। जॉय मना करती है कि ऐसा मत करो, कल उसका बहुत इंपॉर्टेंट डे है, साथ ही में उसे समर कैंप में भी जाना है, उसके पास में बहुत सारी चीजें हैं, आप कंट्रोल पैनल क्यों चेंज कर रहे हो। ये मेंटेनेंस वाले आके बोलते हैं कि कल से उसकी लाइफ में नए इमोशंस आने वाले हैं, वो टीनेजर होने वाली है, तुम्हारे साथ में नए लोगों को भी काम करना है तो जगह तो मिलनी चाहिए ना। अब इन 5 इमोशंस को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर टीनेजर होने पे उसके पास कौन से नए इमोशंस आएंगे। हम राइली को देखते हैं जो कि सो के उठती है और बहुत चिड़चिड़ी सी हो रखी थी। अभी यहाँ पे ये 5 इमोशन साइड में खड़े होकर समझ ही रहे थे कि आखिर राइली फेस क्या कर रही है, क्या बताना चाह रही है। उसकी मॉम उसके पास आती है जहाँ पे राइली को बहुत अजीब सा लग रहा था, उसे गुस्सा आ रहा था, उसे बेचैनी हो रही थी, एंजाइटी हो रही थी, उसे खुद से स्मेल आ रही थी, बहुत सारी चीजें थी। और इसी वक्त हमें पता चलता है कि यहाँ पे नए
इमोशंस की एंट्री हो चुकी है। अब यहाँ पे जो इमोशंस बताए गए हैं वो 4 इमोशंस हैं। जो सबसे मेन बड़ी इमोशन आई है उसका नाम एंजाइटी है, येलो कलर की बड़े बड़े से दांत वाली। जिसके बाद में ये ब्लू कलर की छोटी सी लड़की जिसका नाम जेलसी है, जो कि जेलसी पैदा करती है। इसके बाद में ये लंबी सी लड़की जो कि हर वक्त सोती रहती है, उसका नाम बोर है। और साथ ही में ये पिंक कलर का बड़ा सा भालू जिसका नाम एम्बेरसमेंट है। अब राइली अपने फ्रेंड्स और पेरेंट्स के साथ में थी, समर कैंप में जाने के लिए बिल्कुल रेडी थी। राइली के इमोशंस को पता चलता है कि राइली की फ्रेंड्स कोई तो बात है जो कि छुपा रही है। यहाँ पे राइली की फ्रेंड्स को भी समझ में आ जाता है कि राइली को शायद पता चल गया है कि हम उससे कोई बात छुपा रहे हैं। और इतनी ही देर में उसकी फ्रेंड के मुंह से निकल जाता है कि ये दोनों लड़कियां राइली को छोड़ के किसी दूसरे स्कूल में जा रही है, जिस बात से राइली को इंटरनली बहुत ज्यादा हर्ट होता है। सारे इमोशन उस पर कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन राइली उस वक्त बिल्कुल शांत बैठी थी। ये दोनों लड़कियां उसे कहती है कि देखो हम हमेशा साथ रहेंगे और अभी समर कैंप में भी तो हम साथ ही है ना, हम आगे तक भी साथ रहेंगे। लेकिन राइली को तो एकदम से फील होता है कि उसे तो सबने छोड़ दिया। जिस वक्त राइली को समर कैंप में छोड़ा जाता है तो उसको बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है, तो सैडनेस को ओवरटेक करने दिया जाता है। जिसके बाद राइली थोड़ा रोती भी है। इस वक्त उसके पास 2 रास्ते थे, या तो वो अपनी पुरानी फ्रेंड्स को ज्वाइन करे या फिर वो अपनी एक आइडल को ज्वाइन करे। हॉकी में वो एक लड़की को बहुत ज्यादा एडमायर करती थी जिसका नाम वैलेंटीन था, और वैलेंटीन उसके सामने आके ही खड़ी हो जाती है। अब इस वक्त राइली को थोड़ा सा शांत रहना था, लेकिन राइली के पास में जो नए इमोशंस आए थे वो राइली के ऊपर काफी ज्यादा ओवरटेक कर लेते हैं। और एंजाइटी के चक्कर में राइली कुछ भी बकने लग जाती है, जिसके बाद उसे शर्म भी आ जाती है, जिसके बाद उसे जेलसी भी हो जाती है। यानी कि सारे अलग अलग इमोशन गलत टाइम पे राइली के ऊपर कंट्रोल करने लगते हैं। जॉय बार बार में समझाती है कि देखो ऐसा नहीं करना है, राइली ऐसी लड़की नहीं है, तुम लोग थोड़ा गलत टाइम पे इसे कंट्रोल कर रहे हो। मैं तुम्हें कंट्रोल की पावर दूंगी, लेकिन अभी रुक जाओ। लेकिन यहाँ पे एंजाइटी और बाकी सारे इमोशंस भी कहीं ना कहीं ये बातें नहीं मानते, और राइली बहुत वियर्ड बिहेव करने लग जाती है उस वैलेंटीन के सामने। लेकिन फिर भी ठीक है, उस वक्त तो सिचुएशन संभल जाती है। और इस वक्त जब राइली को अपने फ्रेंड्स के साथ जाना चाहिए था, वो अपने फ्रेंड्स को छोड़ के वैलेंटीन के पास चली गई थी, सिर्फ इस चक्कर में क्योंकि उसकी फ्रेंड्स ने भी उसे धोखा दिया था। यहाँ पे जो पुराने वाले इमोशंस थे वो कहीं ना कहीं सोच रहे थे कि हमारी राइली ऐसी नहीं है, आखिर ये लोग मिलकर इसे ऐसा क्यों बना रहे हैं। जहाँ पे एंजाइटी कहती है कि देखो ये सारी चीजें तो चलती रहेंगी और उसकी लाइफ में हम अभी अभी आए हैं, तो ये सारी चीजें जरूरी भी तो है ना। जिसके बाद में वैलेंटीन अपने साथ में राइली को एक स्पोर्ट्स रूम में लेकर आती है, जहाँ पे बाकी सारे के सारे स्पोर्ट्स गर्ल थी, और वो सारी यहाँ पे अपनी ट्रेनिंग के लिए चेंज वगैरह कर रही थी, बातें वगैरह कर रही थी। गर्ल्स रूम था, तो वहाँ पे इसकी पुरानी फ्रेंड्स भी थी। जॉय ने गलती से इस वक्त ओवरटेक कर लिया। अब जॉय का काम था हमेशा खुश रहने का, तो वो अपनी पुरानी फ्रेंड्स के पास में जाके पिक्चर्स वगैरह क्लिक कराने लगती है, हंसी मजाक करने लगती है, जो कि शायद उसे इस वक्त यहाँ पे नहीं करना चाहिए था। तभी यहाँ पे कोच आती है और सबके ऊपर चिल्लाने लगती है, और राइली के चक्कर में सबका फोन भी जब्त हो जाता है, किसी को फोन नहीं मिलता। इस चक्कर में सारे लोग राइली को देखते हैं और कहने लगते हैं कि यार ये तुमने थोड़ी गड़बड़ कर दी। और अब जॉय को लगता है कि शायद अभी उसे ओवरटेक नहीं करना चाहिए था। इस चक्कर में फालतू में राइली को एम्बेरसमेंट झेलना पड़ा, जिसके बाद जॉय थोड़ी सी पीछे हट जाती है, और यही सेम टाइम पे एंजाइटी मौका देख के सीधा राइली के पास आ जाती है और फिर से ओवरटेक करने लगती है। हालांकि उस वक्त उसे वैलेंटीन को मस्का नहीं लगाना चाहिए था, लेकिन फिर भी वो वैलेंटीन के पास में पहुंच के बहुत ज्यादा मस्का लगाती है कि आप कितनी अच्छी लड़की है, आप बहुत अच्छा काम करती है, बहुत अच्छा खेलती है, मैं आपको हमेशा एडमायर करती हूँ। यहाँ पे पीछे खड़े होकर इमोशंस एंजाइटी को समझाते हैं कि देखो ये बहुत ज्यादा हो गया, इतना राइली नहीं बोलती है और इतना बोलने की जरूरत भी नहीं थी। लेकिन एंजाइटी कहती है कि अरे ठीक है, ये इमोशन के टाइम पे जरूरी है, वैलेंटीन अगर उसके साथ रहेगी तो उसके नए फ्रेंड्स बनेंगे और वो अपने गेम पे भी फोकस कर पाएगी ना। जिसके बाद तो अब यहाँ पे मैच शुरू हो जाता है हॉकी का। राइली खेल रही थी और सेम टाइम पे एंजाइटी ने सोच लिया था कि अब जो पुरानी वाली राइली है उसे बिल्कुल हटाना पड़ेगा। अगर उसे जिताना है और उसके नए फ्रेंड्स बनाने हैं तो उस ट्री को हटाना पड़ेगा और इन सारे इमोशंस को भी यहाँ से भेजना पड़ेगा। एंजाइटी अपने बड़े से एम्बेरसमेंट वाले इमोशन को कह के इन पुराने इमोशंस को पकड़वा लेती है और उसके बाद में उन्हें एक जार के अंदर बंद करके उस जगह पे फिकवा देती है, जो कि बिल्कुल दिमाग के लास्ट वाला हिस्सा है, और अपने सारे इमोशंस को लेके नीचे उसी जगह पे पहुंच जाती है, उसी रिवर के अंदर पहुंच जाती है जहाँ पे सारे इमोशंस थे। अब जैसा कि एंजाइटी से जो इमोशन बना था उस इमोशन को लेके वो नीचे चली जाती है और वहाँ पे उस इमोशन को पानी के अंदर डाल देती है ताकि एक नई स्ट्रिंग बन जाए। और जैसे वो स्ट्रिंग बनती है तो वो स्ट्रिंग एक तरीके से नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रही थी। यहाँ हम देखते हैं कि जॉय के साथ उसके जितने पुराने इमोशंस थे वो सारे एक लॉकर रूम में पहुंच जाते हैं और बिल्कुल अंधेरी सी जगह पे थे। इस जगह पे अब इनकी कोई हेल्प करने वाला भी नहीं था, तभी ये आवाजें देने लगते हैं। पता चलता है कि इस जगह पे हेल्प करने के लिए बहुत सारे मेंबर्स हैं। राइली जिन जिन कैरेक्टर्स को भूल चुकी थी, यानी कि बचपन में वो जिन कार्टून्स को देखा करती थी, वो यहाँ पे पहुंच जाते हैं और कहीं ना कहीं जॉय और इन सब बाकी लोगों की मदद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये नहीं कर पाते। तभी यहाँ पे एक डार्क टेस्ट आता है जो कि बहुत ज्यादा बड़ा था। तभी यहाँ पे एक सोल्जर आता है और ये हमेशा से राइली को बहुत पसंद था। ये सारे इमोशंस भी आपस में बातें ही कर रहे थे कि कौन सी एज में ये कौन सा कार्टून राइली पसंद किया करती थी, लेकिन इस समुराय में इतनी पावर नहीं थी कि इनका जार तोड़ पाए। वो गोल घूम के जार के पास आता भी है लेकिन तो भी नहीं तोड़ पाता। जिसके बाद एक पॉकेट आता है, पॉकेट के अंदर सिर्फ और सिर्फ बम निकल रहे थे और ये बम भी इसे नहीं तोड़ पा रहे थे। तभी यहाँ पे बड़ा सा डार्क आता है, ये एक डार्क सीक्रेट था। जॉय उससे मदद मांगती है तो डार्क एक ही झटके में इनका जार तोड़ पाता है। जिसके बाद अब ये सारे के सारे बाहर निकल जाते हैं ताकि ये जल्दी से जल्दी राइली के हेडक्वार्टर्स में पहुंच जाए। लेकिन तभी यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स आ जाते हैं, लेकिन सही टाइम पे समुराय ने अपनी पावर्स का इस्तेमाल किया और उन सारे
सिक्योरिटी गार्ड को कमरे में बंद कर दिया। अब ये लोग मेमोरीज की तरफ पहुंचने लगे थे, जहाँ पे मेमोरीज का बहुत बड़ा म्यूजियम था। अभी सब जॉय से पूछते कि आखिर इन्हें करना क्या है, तो जॉय ने अलग अलग प्लान बताती रहती है कि हम यहाँ से जाएंगे, हम यहाँ से जाएंगे और उसके बाद में कोर मेमोरी में पहुंच जाएंगे और फिर कंट्रोल पैनल को हाथ में ले लेंगे। लेकिन ये चीजें एग्जीक्यूट नहीं हो रही थी। इसी के कारण बार बार में कहा जा रहा था कि हम में से किसी को तो ऊपर जाना पड़ेगा और सिचुएशन को संभालनी पड़ेगी। सिर्फ एक ही तरीका था, जो वैक्यूम पंप था उसी के थ्रू ये लोग ऊपर जा सकते थे। यहाँ ये पांचों इमोशंस देख पा रहे थे कि आखिर राइली के साथ में हो क्या रहा है। एंजाइटी ने जब पूरा का पूरा कंट्रोल पैनल संभाल रखा था तो बेचारी राइली को जल्दी उठा दिया था, क्योंकि एंजाइटी को बस लग रहा था कि जो न्यू राइली है वो सिर्फ और सिर्फ गेम पे फोकस करती है। इसी के कारण उसे जल्दी उठा के प्रैक्टिस करवा रही थी। यहाँ पे वैलेंटाइन भी पहुंच जाती है, जो कि राइली को देख के कहती है कि तुम तो अच्छा कर रही हो क्योंकि तुम जल्दी उठ के प्रैक्टिस कर रही हो। लेकिन इतनी जल्दी सुबह उठने के चक्कर में इन लोगों को भूख लग रही थी, तो ये खाना खाने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पे राइली के दिमाग में अब पिज्जाज घूमने लगते हैं। जिस वक्त ये पांचों इमोशन एक साथ में थे तभी वहाँ की रिवर पे पिज्जा आ जाता है, जो कि शायद इनकी हेल्प करता है कि हो सकता है राइली कुछ अच्छा खाने के बारे में सोच रही हो। उस रिवर को पार करते हुए ये पांचों एक ऐसी जगह पे पहुंच गए थे जहाँ से वैक्यूम में से किसी एक को भेज सकते थे। अब इनमें से कोई नहीं जाता, सिर्फ और सिर्फ सैडनेस को ही आगे भेजा जाता है कि तुम जाओ, तुम इस चीज को संभाल सकती हो, तुम राइली को बहुत पहले से जानती हो। सैडनेस डर रही थी, लेकिन फिर भी राइली की मदद करने के लिए वो इस वैक्यूम के अंदर घुस जाती है। उसे इसलिए भेजा जाता है ताकि ऊपर जाके वो इस वैक्यूम को स्टार्ट करे और बाकी सारे इमोशंस भी पहुंच जाएं ऊपर। यहाँ अब जो वैलेंटाइन थी वो राइली को एक चॉकलेट ऑफर करती है। अब राइली वैसे मना कर सकती थी क्योंकि उसे वो चॉकलेट पसंद ही नहीं थी, क्योंकि राइली को उसका टेस्ट बहुत गंदा लगता है। इसी के कारण उसके दिमाग में गंदे गंदे से टेस्ट वगैरह भी आने लगते हैं। लेकिन जो एंजाइटी और बाकी सारे इमोशंस थे वो राइली को उसे खाने के लिए मजबूर कर रहे थे। इसी के कारण बेचारी वो चॉकलेट खा जाती है। और अब यहाँ पे जो ब्रोकली थी, जॉय और उसके बाकी सारे दोस्त इसी ब्रोकली के ऊपर बैठ के आगे का रास्ता तय करते हैं। अब जैसे जैसे एंजाइटी नए नए इमोशंस बनाती जा रही थी, मेमोरीज बनाती जा रही थी, तो वैसे वैसे स्ट्रिंग भी बनती जा रही थी और नई राइली भी बनती जा रही थी, क्योंकि उसका नया ट्री बनता जा रहा था। अब बाकी सारे लोगों की प्रैक्टिस होती है तो राइली अब नए फ्रेंड्स के साथ में रहने लगती है। वो लड़की अब बड़ी थी, यानी कि वैलेंटाइन की ग्रुप की। वो ग्रुप जाके राइली को बताता है कि ये हमारे कोच का सीक्रेट रूम है, जहाँ पे एक सीक्रेट डायरी है। इसके अंदर वो पहले से लिख देती है जिस भी बच्चे को उन्हें सेलेक्ट करना होता है या नहीं करना होता है। राइली इस चीज को देख के बहुत एक्साइटेड हो जाती है कि मतलब हमारा फैसला तो पहले ही हो चुका है। एंजाइटी तो इस चीज को देख के पहले सोच चुकी थी कि मुझे तो उस बुक को पढ़ना ही है ताकि उसे खुद के रिजल्ट के बारे में पता चल सके। अब जब ये सारी लड़कियां यहाँ से जा रही थी तो एक साथ में एंजाइटी, जेलसी, बोर और एम्बैरेसमेंट राइली के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। और राइली बहुत अलग अलग तरीके से चलने लगती है कि कभी वो स्टाइल मार रही है या कभी बिल्कुल बोर हो रही है या कभी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। यहाँ पे जॉय और उसके बाकी के सारे दोस्त सोचने लगते हैं कि राइली के साथ न जाने क्या क्या हो रहा है। ये सारे दोस्त एक साथ में बैठ जाते हैं, जहाँ पे राइली खुद को बहुत स्मार्ट दिखाने के लिए झूठ झूठ बोलती जा रही थी। तभी यहाँ पे जॉय और बाकी सबको पता चलता है कि जो राइली के अच्छे वाले आइलैंड बने हुए थे, यानी कि ऑनेस्ट आइलैंड, जहाँ पे उसके फ्रेंडशिप आइलैंड थे, वो धीरे धीरे करके टूटते जा रहे हैं। और जैसे ही ये आइलैंड टूटते हैं तो जिस रास्ते से जॉय और उसके बाकी सारे फ्रेंड ब्रोकली के ऊपर बैठ के जा रहे थे, तो उस चक्कर में वहाँ का रास्ता टूट जाता है, पूरा ब्रिज ही टूट जाता है। अब इन सब लोगों को पैदल जाना पड़ता है इतना लंबा रास्ता तय करने के लिए, क्योंकि इन्हें तो उस ट्री को लेने के लिए जाना था जो कि ओरिजिनल राइली थी। राइली के पुराने फ्रेंड्स आते भी उससे मिलने के लिए, लेकिन अब जो एंजाइटी थी वो राइली को इन पुराने फ्रेंड से मिलने ही नहीं देती और बेचारे वो पुराने फ्रेंड्स यहाँ से चले जाते हैं। राइली बस सबके सामने होशियारियां मार रही थी कि वो कितनी अच्छी है, कितनी स्मार्ट लड़की है और अब कितनी ज्यादा एडवांस हो चुकी है, उसे पुराने फ्रेंड से कोई मतलब ही नहीं है। धीरे धीरे करके अब ये सारे लोग भी जाने लगते हैं और राइली अकेली पड़ जाती है। तो ये सारे इमोशन सोचते कि अरे ये क्या बात हो गई, शायद हमने कुछ गलत तो नहीं कर दिया या हमने अच्छा बिहेव तो करा। अब तक यहाँ पे सैडनेस पहुंच चुकी थी और वो मैनुअल्स वगैरह को ढूंढ रही थी कि आखिर वो कुछ भी करके इन मैनुअल्स को चेंज करे या फिर कंट्रोल कर सके। बाकी के सारे इमोशन अब जॉय को पूछते हैं कि अब हमें क्या करना है, अब तुम बताओ क्या करना है, क्या करना है। जॉय इतनी ज्यादा परेशान हो गई थी कि वो खुद चिल्लाने लग जाती है, बल्कि वो एंगर में बदल जाती है। जॉय कहती है कि आखिर हर बार मुझे कैसे पता होगा, मुझे खुद नहीं पता कि आखिर करना क्या है। बार बार के अंदर राइली के साथ कितनी गड़बड़ चीजें होती जा रही है, मैंने हमेशा उसे खुश रखने की कोशिश करी और अब मेरे पास कोई प्लान नहीं है। जॉय बेचारी खुद नीचे बैठ के रोने लग जाती है क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, कोई सॉल्यूशन ही नहीं था। बाकी सारे इमोशंस अब उसकी हेल्प करते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, तुम परेशान मत हो, हम मिलके कोई तो सॉल्यूशन निकाल लेंगे। तभी यहाँ पे मेंटेनेंस वाले थे और इनके पास में एक बड़ा सा वैक्यूम पाइप था जिसकी मदद से ये सारे के सारे ऊपर की तरफ पहुंच जाते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि सैडनेस को जो एम्बैरेसमेंट था वो देख चुका था। सैडनेस उसे मना करती कि प्लीज ऐसा मत करो, मैं बस राइली की मदद करना चाहती हूँ, तुम भी तो यही करना चाहते हो। और एम्बैरेसमेंट भी यही करता है, वो सैडनेस की मदद करता है उसे छुपाने में ताकि कहीं एंजाइटी उसे देख न ले। जिसके बाद में अब जॉय और बाकी सारे दोस्त मिलके उसके ड्रीम वर्क पे पहुंचते हैं। ये वो टाइम है जहाँ पे राइली सोती है तो पूरा काम चलता रहता है, पीछे से सारे पिक्चर्स उसके रिवाइंड होते रहते हैं। ये पूरी जगह एक पिलो से बनी हुई थी जो कि बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही थी। अंदर जाने पे कई सारे हम छोटे छोटे से मिनियंस देख सकते हैं जो कि अलग अलग से ड्राइंग्स बना रहे थे, लेकिन अभी उन्हें टैकल करने वाला और कोई नहीं बल्कि एंजाइटी थी, जो कि बार बार में राइली को गलत से गलत थॉट्स दे रही थी कि हो सकता है कि कल के मैच में वो हार जाए, कल के मैच में उसे रेड कार्ड मिल जाए या फिर वो ना जीते, बहुत सारी चीजें हो सकती है। ये सारी चीजें सोच के राइली को नींद ही नहीं आ रही थी। तब जाके जॉय फटाफट से एक जगह पे चली जाती है और उसके बाद में अच्छे अच्छे से थॉट्स को ड्रॉ करने लगती है। उसके साथ में जितने भी अच्छे इमोशंस
थे वो सभी अच्छी अच्छी चीजें ड्रॉ करने लगते हैं। और जैसे ये स्क्रीन पे आती है तो रायली को अच्छा फील होने लगता है और वो कल के मैच के लिए एकदम शांति से सो जाती है। ये सारी चीजें एंजाइटी को पता चल गई थी कि जॉय यहाँ पे पहुंच गई है। जॉय यहाँ पे बाकी सारे मिनियंस को कहती है कि मेरी मदद करो, आखिर हम सब रायली का भला चाहते हैं, तुम लोग आखिर कर क्या रहे हो। जिसके बाद में ये मिनियंस मदद करने लगते हैं और एंजाइटी की बात ना मानते हुए जॉय की बात मानते हैं और उस पूरे पैनल को ही तोड़ देते हैं ताकि रायली इस रात को तो अच्छे से सो सके। लेकिन अब एंजाइटी को लग रहा था कि रायली को जीतना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसी के कारण वो उसके दिमाग में गलत सलत प्लान डाल देती है। वो उसे रात में ही उठाती है ताकि रायली सीधा उसी कोच के रूम के अंदर पहुंच जाए जहाँ पे वो बुक लिखी हुई थी और उसके बारे में पहले से रिजल्ट लिखा हुआ था। बाकी सारे इमोशंस एक बड़े से बलून के ऊपर लटक के मेन हेडक्वार्टर्स की तरफ जाने लगते हैं। अब रायली जब कोच के रूम में पहुंच गई थी तभी यहाँ पे कोई चेकिंग करने वाला आ जाता है। रायली सही टाइम पे बच गई थी, नहीं तो उस वक्त रायली पकड़ी जाती। रायली ऑलमोस्ट उस कॉपी को खोलने ही वाली थी लेकिन तभी सैडनेस देख रही थी कि रायली कुछ तो गड़बड़ करेगी। इसी के कारण वो बोरियत से कंट्रोल पैनल अपने हाथ में ले लेती है और रायली एकदम से बुक को नीचे रख देती है और फिर जोर जोर से रोने लगती है कि शायद उसे इतना गलत काम कभी करना ही नहीं चाहिए, बल्कि उसे तो यहाँ से चले जाना चाहिए। तब यहाँ पे एंजाइटी ढूंढने लगती है कि ये काम जरूर उसी जॉय के इमोशंस वाले दोस्तों के बीच में से किसी ने किया है। वो सैडनेस को ढूंढ लेती है और कंट्रोल पैनल को भी अपने हाथ में ले लेती है और उसके बाद में एंजाइटी इतना ज्यादा ओवर कंट्रोल करती है कि रायली बुक को ओपन कर देती है और उसमें कोच ने लिखा था कि रायली अभी पूरी तरीके से तैयार नहीं है। ये चीज सुन के तो बहुत ज्यादा रायली टेंशन के अंदर आ जाती है कि शिट वो तो रेडी ही नहीं है और कल कोच उसे सेलेक्ट नहीं करेगी। इस चक्कर में अब एंजाइटी कहती है कि नहीं, रायली को तो सेलेक्ट होना ही पड़ेगा और अब उसे बड़े बड़े से आइडियाज चाहिए, अच्छे आइडियाज चाहिए। यहाँ पे एक तरफ जॉय, एंगर, फियर और डिस्गस्ट ये सारे बलून के ऊपर लटक के हेडक्वार्टर्स की तरफ जा रहे थे तो इनकी तरफ बड़े बड़े से बल्ब आ रहे थे। पता चलता है कि एंजाइटी को जरूर आइडिया की जरूरत होगी और उसे किसी बड़े आइडिया की जरूरत होगी। अगर कोई बड़ा आइडिया इन तक आ गया तो ये चारों भी नीचे गिर जाएंगे, तो इन्हें सही टाइम पे फटाफट से हेडक्वार्टर्स जाना ही पड़ेगा। अब तक तो जॉय सारे आइडियाज को तोड़ती जा रही थी और एक बहुत बड़ा तूफान भी आता है जिसके अंदर ये ऑलमोस्ट फंसने वाले थे। एक बड़ा आइडिया तो एंजाइटी को मिल चुका था, इसी के कारण वो नेक्स्ट डे के मैच के लिए एकदम प्रिपेयर हो जाती है। वो सबसे पहले तो अपने बाल को कलर करती है, जबकि रायली ऐसी कभी नहीं थी कि किसी को कॉपी करे। वैलेंटाइन का पूरा ग्रुप आता है जो कि कहीं ना कहीं रायली को अप्रिशिएट करते हैं और कहते हैं कि अरे बहुत अच्छा करी हो तुम, और आपस में ये भी कहते हैं कि हमें शायद इसे डराना नहीं चाहिए था, ये बहुत ज्यादा डर गई है। यहाँ दूसरी तरफ अब जॉय अपने सारे दोस्तों के साथ में उसी जगह पे पहुंच जाती है जहाँ पे उसने सारी मेमोरीज को डंप किया था। ये सारी बुरी मेमोरीज थी जो कि शायद जॉय को कभी डंप करनी ही नहीं चाहिए थी, लेकिन अब उसे रायली का जो अच्छा वाला ट्री था उसे ढूंढना था। वहीं पे दूसरी तरफ एंजाइटी ने इतनी सारी गलत मेमोरीज को डाल दिया था उस रिवर के अंदर जिससे कि रायली का एक बुरा ट्री बन जाए, और वो बुरा ट्री बार बार में यही कहने वाला था कि रायली कुछ भी नहीं कर सकती है। अब कहीं ना कहीं एंजाइटी ने सैडनेस को भी पकड़ लिया था और उसे एक बकेट के अंदर डाल दिया था। यहाँ सैडनेस बार बार के अंदर एम्बेरसमेंट से मदद मांग रही थी कि प्लीज मेरी मदद करो और वैक्यूम ऑन कर दो। अगर वैक्यूम ऑन हो गया तो उसके सारे दोस्त यहाँ पे पहुंच जाएंगे, लेकिन गुस्से के अंदर आके एंजाइटी ने उसी वैक्यूम को तोड़ दिया था ताकि कोई भी इमोशन ऊपर की तरफ आ ही ना सके। यहाँ पे जॉय अब ट्री को ढूंढने लगती है। काफी देर तक ढूंढने के बाद में उसे अलग अलग तरीके की मेमोरीज दिखाई देती है और उसे फील होता है कि इन मेमोरीज के अंदर अच्छी चीजें, बुरी चीजें, लेसन्स, बहुत सारी चीजें हैं और शायद ये चीजें रायली की लाइफ में होनी चाहिए ताकि उसे आगे तक की समझ रहे। लेकिन जॉय ने तो उन सारी चीजों को डंप कर दिया। अब आखिर ये लोग यहाँ से जाएंगे तो जाएंगे कैसे, क्योंकि इनके पास में तो वहाँ तक जाने का कोई रास्ता भी नहीं था। और अब तक रायली के दिमाग में एंजाइटी का बनाया हुआ जो एक ट्री था वो बन गया था कि वो अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकती, सारी चीजें गड़बड़ी करेगी। इसी के कारण रायली गुस्से में आके, जेलेसी के अंदर आके और काफी सारी गलत चीजें करने लगती है। वो किसी को गोल करने ही नहीं देती बल्कि अकेले गोल करती रहती है, यानी कि वो टीम वर्क कर ही नहीं रही थी। यहाँ दूसरी तरफ अब जॉय को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो हेडक्वार्टर्स कैसे पहुंचे। तभी एंगर को याद आता है कि उन्हें एक फ्रेंड मिला था जिसका नाम पॉकेट था, वो शायद मदद कर सकता है, लेकिन पॉकेट के पॉकेट में से कुछ भी नहीं मिल रहा था, सिर्फ और सिर्फ बॉम्ब मिल रहे थे। यहाँ पे जब रायली टीम वर्क नहीं करती तो उसे एक रेड कार्ड मिल जाता है और उसे 2 मिनट का टाइम दे दिया जाता है कि जाके बाहर बैठो। यहाँ पे एंजाइटी को समझ नहीं आता कि अब वो 2 मिनट के अंदर क्या सोचे, रायली के साथ में ऐसा क्या करे कि रायली बस गेम जीत जाए। यहाँ जॉय के पास में आइडिया आ गया था। वो पॉकेट के अंदर से बहुत सारे बॉम्ब निकालती है और कहती है कि अब हम इस जगह को तोड़ देंगे ताकि ये जितने भी इमोशंस हैं वो जाके सीधा रिवर में मिल जाए और रायली के पास में नए इमोशंस आ जाए, फिर चाहे वो अच्छे हो या बुरे हो, लेकिन रायली हमारी पुराने तरीके से लौट आएगी। अब यहाँ पे बड़ा सा ब्लास्ट कर दिया जाता है, सारे इमोशंस एक साथ में बहने लगते हैं। रायली अपनी एक फ्रेंड को बहुत बुरी तरीके से गिरा चुकी थी, उसे इंजर्ड कर चुकी थी सिर्फ इस चक्कर में कि उसे गोल करना था। यहाँ एंजाइटी बार बार में कंट्रोल करने के चक्कर में बहुत ज्यादा पागल हो गई थी, इवन वो खुद भी रायली के ऊपर कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी। दूसरी तरफ जॉय इतनी सारी मेमोरीज को जब लेकर आ रही थी तो बेचारी खुद भी डूब गई थी, लेकिन आखिरकार वो उस रिवर तक पहुंच गई थी जहाँ पे सारे इमोशंस थे। वो देख पा रही थी कि जो उसने इमोशंस बनाए थे उसके साथ में एंजाइटी वाले इमोशंस भी यहाँ पर है और उसी का एक ट्री बन गया था। अब यहाँ पे जितने भी इमोशंस ऊपर की तरफ थे वो तो सोच ही नहीं पा रहे थे कि एंजाइटी ने इतनी बड़ी गड़बड़ कैसे कर दी। यहाँ पे जब रायली पीछे की तरफ बैठी थी तो खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, उसे बहुत ज्यादा पैनिक अटैक आ रहा था। तब तक यहाँ पे जॉय और बाकी सारे जितने भी इमोशंस थे वो भी पहुंच चुके थे। जॉय जाती है ताकि वो कंट्रोल पैनल को कंट्रोल कर सके, लेकिन वो देखती है कि एंजाइटी खुद को भी कंट्रोल नहीं कर पा रही है, इवन वो खुद भी बहुत ज्यादा पागल हो चुकी है। इसी कारण वो एंजाइटी को उठा के
पीछे ले आती है और उसके बाद में सबसे पहले एंजाइटी का बनाया हुआ ट्री हटा के ब्लू कलर का ट्री लगाती है। लेकिन अब जाके जॉय को समझ में आता है कि वो ट्री भी काम करना बंद कर चुका है। राइली एकदम आउट ऑफ माइंड हो चुकी है, कोई भी इमोशन उसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। एंजाइटी को भी समझ में आ चुका था कि वो एकदम सही पर्सन नहीं थी जो कि राइली को सही इंसान बना सके, क्योंकि राइली के ऊपर ये चीजें बहुत ज्यादा हावी हो गई थी कि वो नेगेटिव है, कुछ अच्छा नहीं कर पाएगी और भी बहुत सारी चीजें। तब जाके जॉय को समझ में आता है कि इस वक्त हम में से कोई भी उसे नहीं संभाल पाएगा, इससे ज्यादा अच्छा है कि हम बस उसे सपोर्ट करें। यहाँ पे राइली को हद से ज्यादा एंजाइटी अटैक आने लगता है। इवन ये सारी चीजें बाहर बैठे हुए लोग भी नोटिस कर रहे थे कि राइली को कुछ तो हो रहा है। यहाँ पे अब जब ये इमोशंस कुछ भी नहीं कर पाते तो ये सारे इमोशंस मिलके बस उसे हक कर लेते हैं। सबसे पहले जॉय जाती है, उसके बाद सैडनेस जाती है, ऐसे धीरे धीरे करके सारे इमोशंस जब राइली के उस ट्री को हक करते हैं तब जाके राइली कहीं ना कहीं कंट्रोल के अंदर आती है, उसे वो सांस ले पाती है, उसे कुछ समझ में आने लगता है। अब तक उसकी जो पुरानी फ्रेंड्स थी वो भी उसके पास आती है और आके बातचीत करने लगती है कि आखिर तुम्हें हुआ क्या है, तुम ठीक तो हो ना। वो अपनी फ्रेंड से बात करती है कि हाँ मैं बस थोड़ी सी घबरा गई थी और कुछ नहीं। यहाँ पे उसकी फ्रेंड्स माफी मांगती है कि हमने तुम्हारे साथ में गलत किया, हमें तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, स्कूल नहीं छोड़नी चाहिए थी। जहाँ पे राइली कहती है नहीं कोई बात नहीं, और राइली खुद भी माफी मांगती है जैसा कि बिहेव राइली अब तक कर रही थी। आखिरकार ये सारे इमोशंस अब बिल्कुल शांत खड़े हो गए थे और राइली को जो करना था वो वैसा ही कर रही थी। देखते ही देखते राइली वापस से कोर्ट के अंदर जाती है, उसके बाद में हॉकी खेलना शुरू करती है और बहुत अच्छा गेम प्ले करती है। हालांकि उसे 3 गोल करने थे और वो कर भी चुकी थी, लेकिन उसे श्योर था कि उसने इतना गंदा परफॉर्म करा था कि वो कभी सेलेक्ट नहीं हो पाएगी। लेकिन अब जाके राइली एक साथ में 9 इमोशंस के साथ में काम करने लगी थी। फिर वो अपने पेरेंट्स के साथ में डांट सुनना हो या फिर कभी खुद ही चिड़चिड़ा जाना हो या फिर नए दोस्तों के पास में जाना हो, और इवन अब तो जॉय एंजाइटी को जाके एक जगह पे बिठा देती है। जैसा कि हमने लास्ट मूवी में देखा था कि सैडनेस को भी अप्रिशिएट किया जाता है, वैसे एंजाइटी को भी पहले शांत किया जाता है कि पहले तू शांत हो, और बाकी सारे इमोशंस के साथ में भी एक साथ में काम करने के लिए ठान लिया जाता है। राइली को अपने पुराने दोस्तों की याद भी आती है, जहाँ पे उसके पुराने ब्रिज वापस से बनते जाते हैं, यानी कि जो पुराने आइलैंड थे उसके जो नए फ्रेंड्स थे वो उसे कहते हैं कि तुम्हें तुम्हारे फ्रेंड्स के साथ में मिलना जुलना चाहिए। अब वो अच्छा स्कोर भी करने लगी थी और गड़बड़ तो वो हमेशा करती रहती थी, लेकिन जो उसका हॉकी का रिजल्ट था वो नेगेटिव आया था, जहाँ पे उसके पुराने फ्रेंड्स कहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, तुम अगले साल वापस से ट्राई करना। और इस चीज के लिए राइली को बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती। और इन्हीं खूब सारे इमोशंस के साथ में गाइज ये शानदार मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो गाइज आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी इनसाइड आउट 2 मुझे जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगली मूवी में, तब तक के लिए टाटा।